Assalamu alaikum dear students. Welcome to another part of the English literature series, that is the modern age. मॉडर्न एज के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। इसी तरह से जॉन एलिया सरकार ने कहा था कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। और इसी तरह से फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ेदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। इन शेरों से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ इस एज में कोई भी किसी का नहीं होता। अब शेरों को पीछे छोड़ते हुए हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज को आप देखिए 1901 से लेकर 1945 तक इसका दौर रहा है। इस एज की स्पेशल बात यह है कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। इससे पहले वाले जो एजेस थे, विक्टोरियन एज था या रोमांटिक था या जो भी इसमें था, उसमें शायद आप प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पा रहे थे। ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपको आज भी महसूस होंगी। फॉर इंस्टेंस इसको ज़रा हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बातें होंगी हमारे इसके हवाले से। अब ये स्टार्ट कब हुआ? 1901 में हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया सैकड़ों साल हुकूमत करने के बाद, आई डोंट मीन सैकड़ों साल, 60+ ईयर्स हुकूमत करने के बाद जब वो चली गई, तब आपका स्टार्ट हो गए मॉडर्न एज। सो कंटिन्यूड रफली अंटिल 1945। 1945 पे क्या होता है, आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड होता है। अब जब मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रहा है, इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट भी हो चुका है, वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका है, वो भी स्टार्ट हो चुका है, यानी रिवर्स पे मैं जा रहा हूँ, यानी 2 जंगें हुई हैं मॉडर्न एज में आपके। अब इसमें होता क्या, द रेडिकल शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर ट्रेडिशंस, यानी जो पहले आपके ट्रेडिशंस थे पुराने वाले, उससे बिल्कुल एक बुरी किस्म का उन्होंने शिफ्ट लिया हुआ, यानी वो चीज़ें वो नहीं मान रहे हैं। नो लॉन्गर बिलीव इन सर्टेनिटी, मोरालिटी एंड ऑप्टिमिज्म, ये वाले वर्ड जो हैं इनमें अब लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कोई मस्बत सोचना, किसी के बारे में अच्छा गुमान करना और अखलाकियात पे बात करना, ये सारी चीज़ें अब नहीं रही, ये बेमानी रह गई। जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमारे दौर में तो ये सारी चीज़ें थीं, तो अब इस एज में वो वाली चीज़ें नहीं है। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न की, इसके बाद दिल थाम के रखिएगा पोस्ट मॉडर्न एज आ रही है, उसमें तो आप और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड फुल ऑफ डाउट, ये जो आपकी एक्सप्रेस्ड यानी ये जो मैं एक्सप्रेस लिख रहा हूँ, इसका मतलब है नो लॉन्गर का लिख रहा हूँ, मतलब राइटर्स की बात कर रहा हूँ, पोइट्स की बात कर रहा हूँ कि पोइट्स और राइटर्स एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड फुल ऑफ, उन्होंने ऐसी दुनिया के बारे में बात की विच इज़ फुल ऑफ डाउट, जब आपको शक होता है हर एक इंसान पर, कंफ्यूजन, यू आर नॉट क्लियर, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप इन चीज़ों को देखें, आपको हर एक चीज़ पे डाउट होगा। अपने दोस्त पे डाउट हो सकता है, अपने बड़े करीबी रिश्तेदारों पे आपको डाउट हो सकता है, अपने आप पे कभी भी आपको डाउट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, यू आर नॉट क्लियर कि कहाँ जाना है। आई बीइंग अ टीचर, व्हेन आई टॉक टू माई स्टूडेंट्स, दे आर नॉट क्लियर, वो कंफ्यूज है कि हम करें क्या, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। सो ये उस एज से चला आ रहा है। देन साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी, वो पता नहीं किस साइकोलॉजिकल उसमें फंसे हुए हैं। आप अपने दादा और उनके दादा से आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी कोई थे, कुछ नहीं था। अब वो चीज़ें आई हुई हैं, अब राइटर्स उसके बारे में लिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड और चेक करते हैं। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिटरेचर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो आपका लिटरेचर ट्रांसफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है, ये किस चीज़ कौन सी चीज़ पे असरअंदाज हुई है? वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में आप देखेंगे कि ये 28 जुलाई से 1914 से लेकर 1918 तक ये रही, अराउंड 4 ईयर इसमें हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 है, 1 सितंबर से 1939 से लेकर 1945 तक आपकी वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो रही है। यानी इसी मॉडर्न एज में आपकी 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं। और जब भी आपकी वर्ल्ड वॉर्स होती हैं तो उसमें फिर क्या होता है,
आपके राइटर्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके पोइट्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपकी आवाम भी इन्फ्लुएंस हो रही है, वो इजी नहीं रहती। जब वो इजी नहीं रही, इसका मतलब है देयर इज समथिंग लाइक साइकोलॉजिकल चीज़ें तो वहाँ पे आएंगी। तो वर्ल्ड वॉर इसमें हो गई। इसी तरह देयर इज दिस एक और भी चीज़ आई जो मैंने यहाँ पे शायद मेंशन नहीं की, दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आया था इंग्लैंड में, जहाँ पे काम नहीं था, जॉब नहीं थी, फैक्ट्रीज जो थी वो डाउन चल रही थी, हालात बड़े ख़राब थे। तो इंग्लैंड जो था वो ग्रेट डिप्रेशन में चला गया था। तो उसका इन्फ्लुएंस भी अपनी जगह पे था। उसके बाद कम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जब से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है, तब से आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये तकरीबन हर एज में उसके असरात आ रहे, अभी तक हैं। और अर्बनाइजेशन तो ऑफकोर्स दैट इज देयर। देन डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ, ये बड़ा ख़तरनाक है। जब आपको फेथ होता है अपने रब पर, देन बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास आसान हो जाती है कि बस अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह सही करेगा। ये एक उम्मीद है इंसान के दिल में। अब इस एज में जब इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, हज़ारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मरे हैं, तो फिर वहाँ पे गुर्बत छा गई है। और गरीब का मज़हब होता है रोटी। अब अगर उसको रोटी नहीं मिल रही तो वो फिर खुदा को नहीं पूछेगा, वो खुदा को छोड़ देगा। वो मस्जिद की तरफ नहीं जाएगा, वो नमाज नहीं पढ़ेगा, वो चर्च नहीं जाएगा, वो मंदिर नहीं जाएगा। उसको चाहिए रोटी, कि कहीं से उसको रोटी मिल जाए। तो लोगों ने क्या किया, ये रिलीजियस फेथ उनका कमज़ोर हो, उनके जो गॉड्स थे, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी भी मज़हब के हों, तो उनकी ये फेथ जो है ये कमज़ोर पड़ गए कि अगर खुदा होता तो इतनी सारी जंगें ना होती, इतनी नाजायज़ अमवात ना होती। ये वहाँ का बिलीफ बन गया था। अब इसके असरात आप देखेंगे आगे जाके राइटर्स अपनी राइटिंग में क्या लिखते हैं। उसके बाद दीज इवेंट्स, अच्छा, राइज ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी। साइंस भी बढ़ गई, साइंस तरक्की करने लगा। साइकोलॉजी में बहुत बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास बंदे आए, उनके नाम आगे मैं आपको बताऊंगा। ये राइज कर गए। तो दीज इवेंट्स शटर्ड पीपल्स बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी लीडिंग टू डिसइल्यूजनमेंट। अब ये सारे इवेंट्स जब हुए तो लोगों का यकीन उठ गया, किस चीज़ में से? प्रोग्रेस में से, तरक्की में से, और स्टेबिलिटी में से। बिल्कुल जिस तरह आजकल हो रहा है, जो ये हालात चल रहे हैं, जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमें क्या समझ आ रहा है? मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात की थी सर कि सर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रही है, दुनिया ख़त्म हो रही है, तो आगे हमने कहाँ जाना है? इवन एक बच्चा तो उसने कहा कि मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम तक नहीं दूंगा। अगरचे वो बच्चा था, ही वॉज रॉन्ग, लेकिन दीज थिंग्स हैव इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड्स, राइट? तो फिर ये स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के बारे में कोई नहीं सोच सकता। जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही, लोग मर रहे हैं, फिर आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते, आप प्रोग्रेस के बारे में सोच ही नहीं सकते। ईरान कितने साल अभी पीछे चला गया। इसी तरह से आप लेके अमेरिका का आप देखिए, वो कितना इन डेप्थ हो गया। और माशाल्लाह से वो दूसरा जो है, उसका नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि पसंद नहीं है। फाइन, देन कम्स, हाँ, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। ये इसका इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आते हैं इसके मेजर डेवलपमेंट ऑफ द एज। इस एज में मेजर चीज़ें क्या क्या हो गई हैं। फर्स्ट इज द राइज ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म, ये जो नाम आया मॉडर्निज्म का, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है दैट रिजेक्टेड ओल्ड ट्रेडिशंस, कि इसने पुराने जो तौर तरीके थे उसको रिजेक्ट किया कि अब हम मॉडर्न हो गए। यानी अब हम दस्तरखान पे हाथ से खाना नहीं खा रहे, हम चम्मच के थ्रू खा रहे क्योंकि हम मॉडर्न हो गए। दस्तरखान पे नहीं बैठ रहे, टेबल पे बैठ रहे, मॉडर्न हो गए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। सो इस मोमेंट ने क्या किया, बाकी सारी चीज़ें रिजेक्ट की जो ओल्ड ट्रेडिशंस थे, जो हमारे वालदेन के थे, दादा वगैरह के। फर्स्ट, सेकंड इज इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस भी आया, जिसमें से मेन किरदार था आपके सिगमंड फ्राइड का। द थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्राइड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी दी थी आपके माइंड के हवाले से, दैट वाज द इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये बड़ी मशहूर थ्योरी है साइकोलॉजी में। इसको थोड़ा सा आप देखिए, 2 मिनट का काम है, मेरा टॉपिक नहीं, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर रहा। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी
आपके माइंड क्या वाले से। इसी तरह से एक और साहब है नेत्शे के नाम से हैं, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया इन सारी चीज़ों पे। देन कम्स राइटर्स बिगैन एक्सप्लोरिंग ड्रीम्स। ये ज़रा इस वर्ड को देखें, ड्रीम्स, ख्वाब। इससे पहले किसी एज में आपने किसी ख्वाबों का जिक्र किया नहीं हुआ, किसी ने ख्वाब का जिक्र ही नहीं किया। डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, बिल्कुल भी नहीं था। एंड हिडन थॉट्स, और आपके जो छुपे हुए थॉट्स हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी गोइंग था, मेरे बड़े भाई मुझसे कहते कि ये करो वो करो, तो आई वुड से कि ये मेरे ड्रीम्स नहीं है, मेरे ड्रीम्स कुछ और है, मेरे डिज़ायर्स कुछ और है। एंड वो अभी भी पूछते हैं तुम्हारे डिज़ायर्स कैसे हैं, ख्वाहिशात वो चेंज हुए हैं या नहीं। तो फिर मैं उनको एक शेर कहता हूँ कि खैर शेर छोड़ो। फाइन, सो कम्स हियर, फर्स्ट क्या था, राइज ऑफ मॉडर्निज्म। सेकेंड इज इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी, ये इसके हम डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं। थर्ड इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये बड़ी प्यारी टेक्निक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एग्जाम में इसका सवाल अक्सर आता है, इसको आपने लाजमी सीखना है। अब स्ट्रीम को देखिए, स्ट्रीम मीन्स नदी, कॉन्शियसनेस व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट समथिंग, जब आप कुछ सोच रहे हो। अब इस टेक्निक को आप सिंपली समझें। आप क्या करते हैं, एक चीज़ राइटिंग आप लिख रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई किसी ने कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपको वो स्टोरी सुना रहा है और आपको स्टोरी समझ आ रही है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में वो क्या करता है, वो जो कैरेक्टर है, वो जो कर रहे हैं, वो तो आपको राइटर बता रहा है। अब वो कैरेक्टर जो है, वो जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर जो वो कुछ सोच रहा है, वो आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। फॉर इंस्टेंस, एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज अ बॉय, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब एकदम से मैं उसके जहन में जा रहा हूँ, वो क्या सोच रहा है कि स्कूल में मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है, टीचर मुझे क्या कहेगी, और फिर मेरा लंच बॉक्स, अच्छा मेरी साइकिल घर पे रह गई है, और पता नहीं अब्बू मेरे चॉकलेट लेके आएंगे या नहीं। ये स्कूल में जा रहा है, ये स्टोरी है स्कूल के लिए। अब इसके बीच जो वो चीज़ें सोच रहा है, दैट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जो आपको उस मेन कैरेक्टर से हवा में कहीं और लेके जाएगा। ये इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं हुआ था राइटिंग में, और ये यूज़ किया है किसने, वर्जीनिया वुल्फ ने एंड जेम्स जॉयस ने, इन दोनों ने इसको यूज़ किया कि अ नैरेटिव स्टाइल शोइंग द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स थॉट। और डेफिनेशन है, मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। फाइन, देन कम्स ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, ये फिर वही बात है, रिजेक्शन ऑफ फिक्स्ड फॉर्म्स। ये जो आपके इससे पहले आपने बाकी पोइट्री जो पढ़ी, उसमें फिक्स फॉर्म्स हैं कि आपका राइमिंग स्कीम ये होना चाहिए, आपका इतने लाइंस का होना चाहिए। लाइंस पोइट्री की बात हो रही है, उनके दोनों साइज जो है वो सेम होने चाहिए। राइम स्कीम एंड लिनियर स्टोरी टेलिंग, ये जो लिनियर स्टोरी टेलिंग है, लिनियर स्टोरी टेलिंग कहा जाता है उस स्टोरी टेलिंग को जो एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, यानी सुबह होगी, दिन दोपहर, दिन शाम, ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। यानी मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, ये लीनियर स्टोरी टेलिंग है। अब यहाँ पे मॉडर्न एज में लीनियर स्टोरी टेलिंग नहीं आई, यहाँ पे चीज़ें बड़ी मिक्सड अप है, बड़ी ब्रोकन है। यानी कभी किसी चीज़ की बात हो रही होगी, एकदम से किसी और चीज़ की तरफ आप चले जाएंगे। जो आपके अभी मॉडर्न एज के नॉवेल्स हैं, जो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे मैं एग्जांपल्स दूंगा, वहाँ पे आप कैरेक्टर्स को देखेंगे, कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया कि बाबा ये नहीं करना। देन राइज ऑफ फ्री वर्स इन पोइट्री। अब ये फ्री वर्स जो था, ये भी मॉडर्न एज में आया। जिस तरह से आपकी आज़ाद शायरी होती है, यानी इसका जो उर्दू में काफ़िया और रदीफ़ा जो इसके आते हैं, जो आखिरी में सेम राइमिंग साउंड होंगे, और ये वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक लाइन आपकी 2 वर्ड्स की हो सकती है, अगली लाइन आपकी 10-12 वर्ड्स की हो सकती है। यानी एक लाइन छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, और एक पता नहीं किस तरह से होती है। तो एक फ्री वर्स है, जिस आज़ाद शायरी जो आपकी आती है। और इसमें फिर ये होता है कि पोइट्री को प्रोज की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त व शायर है नसीम खान, जोब से उनका ताल्लुक़ है, वो ये फ्री वर्स में लिखते हैं।
जब मैं अपने दोस्तों को उनकी शायरी सुनाता हूँ, मेरे दोस्तों को समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या लिखा है, राइट। तो ये किस टाइम में आया कि मॉडर्न एज में, यहाँ पे जाके इसके डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं। अब हम जाते हैं उसके फीचर्स की तरफ। फीचर में क्या है? रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, ये हम तकरीबन पढ़ चुके हैं। राइटर चैलेंज्ड विक्टोरियन वैल्यूज सच एज मोरालिटी, रिलीजन एंड नॉर्म्स, ये हम पढ़ चुके हैं। सेंस ऑफ एलिनिएशन, ये एलिनिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिनिएट मीन्स जब आप साइड पे हो जाते हैं सिस्टम से, यानी आप किनारा कशी करते हैं। करेक्टर्स ऑफन फील, जो आपके पोइम्स में जो करेक्टर्स होते हैं या फिर प्लेज में या नॉवेल्स में जो होते हैं, दे फील आइसोलेटेड, वो बहुत तन्हा फील कर रहे होते हैं, बहुत अकेला फील कर रहे होते हैं, लॉस्ट फील कर रहे होते हैं, इमोशनली डिसकनेक्टेड फील कर रहे होते हैं। ये बड़े दुख वाले पॉइंट है सारे, कि जो भी आपके ये पॉइंट्स हैं, दे कैरेक्टर्स हैं, वो उनमें ये वाले ट्रेट्स होते हैं जो कि नेगेटिव है। तो सेंस ऑफ एलिनेशन इसको कहा जाता है। देन कम साइकोलॉजिकल फोकस। अब साइकोलॉजिकल फोकस में क्या आता है? लिटरेचर एक्सप्लोर्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी जो आपका कैरेक्टर है उसके दिल में जो चल रहा है, उसके दिल में जो लड़ाई चल रही होती है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है। वो इस टाइम क्या सोच रहा है, उसकी सोच पे ज़्यादा फोकस है। फोकस शिफ्ट्स ऑन सोसाइटी। अब आप देखिए, इससे पहले जो विक्टोरियन थी, रोमांटिक एज था, रोमांटिक में क्या था? इंडिविजुअलिज्म पे बात आई थी, राइट। तो अब यहाँ पे सोसाइटी से फिर जाके इंडिविजुअल माइंड पे आया। तो मॉडर्न में कुछ बहुत ही ज़्यादा फोकस हुआ है। रोमांटिक में इतना शायद नहीं था जितना आपके मॉडर्न में आ रहा है। सो फोकस शिफ्ट फ्रॉम सोसाइटी टिल इंडिविजुअल माइंड की, यार ये अकेला बंदा, व्हाट इज ही गोइंग थ्रू। यानी आप देखें, आपके साइड पे अभी जो भी बंदा बैठा हुआ है, क्या कभी आपने उससे पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग? हमने नहीं पूछा। आप अगर दोस्तों के पास जाते हैं भी, आप बड़े परेशान होंगे, उनको आपकी परेशानी मजाक लग रही होगी। वो शायर ने कहा था कि सारा जहां तमाशा ही है, मैंने देखा है तमाशा बन के, राइट। तो ये क्या है? यहाँ पे आपकी केयर नहीं की जा रही है। जब केयर नहीं की जा रही, आपको सुना नहीं जा रहा, तो राइटर्स ने कहा कि इसको सुना जाना चाहिए, क्योंकि हम ये जंगे गुजार के आए हैं। देन कम्स द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपके टुकड़ों से निकला हुआ है। ब्रोकन स्ट्रक्चर इन प्लॉट एंड नैरेटिव्स, यानी जो आपके स्टोरी के प्लॉट्स वगैरह हैं वो ब्रोकन है। एंड देन डिस्कनेक्टेड सीन्स एंड आइडियाज, एक चीज़ दूसरे से मिल नहीं रही है। क्यों? साइकोलॉजी की वजह से। आपका राइटर भी डिस्टर्ब है, आपके कैरेक्टर्स भी डिस्टर्ब हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके मॉडर्न में आ रही हैं। देन कम्स एक्सपेरिमेंटेशन, नई नई चीज़ें ट्राई की गई हैं। दैट इज न्यू स्टाइल्स एंड टेक्निक्स, इसमें नए स्टाइल्स और टेक्निक्स जो है मॉडर्न में ट्राई किए गए थे। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड सिम्बलिज्म, पहले लैंग्वेज होती है वो बड़ी क्लियर थी, सिंपल थी कि यार ये बात इस तरह से की गई है, दैट्स इट। स्पेशली आपके मॉडर्न रोमांटिक एज में तो यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज, उस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह से आपके सिम्बल्स भी ऐसे ही हैं। द लास्ट इज द थीम्स। थीम्स में क्या आ रहा है? वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। वॉर एंड डिस्ट्रक्शन थीम्स आपके होंगे। देन लॉस ऑफ फेथ, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है जो कि आजकल हम देख रहे हैं। हमारे लोग आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार होते हैं कि बाबा हम हैं क्या, हम हैं कौन। इवन यहाँ तक कंफ्यूज है कि मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ। यहाँ तक आपके कैरेक्टर्स आए हुए हैं, आपके लोग, आपके दोस्त। देन मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, बेसूद, बेमानी जिंदगी। जब आपको लाइफ मीनिंगलेस लगेगी तो उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती। एंड हियर दिस पार्ट कम्स टू एन एंड। अगले पार्ट में हम बात करेंगे हमारे पोइट्स के बारे में, हमारे राइटर्स के बारे में, उनकी जो मॉडर्न एज की जो राइटिंग्स हैं उसके बारे में, और उसके बाद हम मॉडर्न ख़त्म करके पोस्ट मॉडर्न में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।